एवरीवन, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल 2024 के जो एग्जाम्स हुए थे उसका 11 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। और ये सेट 7 है। इसके पहले मैंने सेट 1 to 6 डिस्कस कर दिया है, तो उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। वो सारे वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है एसएससी सीजीएल 2024 का, वहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं सीजीएल, सीएचएस, एमटीएस, सीपीयू, जीडी सभी का प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स उसका वीडियो मिलता रहेगा। और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाता रहेगा। तो अभी क्योंकि सबसे पहले सीजीएल का ही एग्जाम्स होगा तो मैं मैक्सिमम पेपर सीजीएल का डिस्कस करूंगी और इसके बीच बीच में दूसरे एग्जाम्स का भी पेपर डिस्कस करूंगी। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बिना रिविजन के आप लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं और वीडियो देखकर भी रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके पहले वीडियो में जिसमें मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, एसएससी सीजीएल 2024 के फिजिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें कि इलेक्ट्रिक आयरन के फ्यूज का वैल्यू निकालना था कि कितने एम्पियर का फ्यूज उसमें सेटअप करना होगा। तो वहाँ पे मैंने जब मैंने फ्यूज का वैल्यू निकालने में पावर का यूज किया था, तो वहाँ पे पावर का मैंने यूनिट लिखा था किलोवाट आवर, लेकिन ये रॉन्ग है। पावर का यूनिट सिर्फ क्या होगा, किलोवाट ही होगा, क्योंकि जो किलोवाट आवर है वो वर्क डन या फिर जिसे एनर्जी बोलेंगे उसका यूनिट होगा। क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो जब वर्क डन इक्वल टू लिखेंगे तो पावर इंटू टाइम होगा, और पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोवाट, और टाइम का हो जाएगा आवर। इसीलिए किलोवाट जो आवर होता है वो किसका यूनिट होता है, वर्क डन या फिर एनर्जी का। तो वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि वीडियो में कुछ भी मिस्टेक ना हो, लेकिन ह्यूमन बींग से बाई चांस मिस्टेक हो सकता है बोलने में, इसलिए लेकिन आप लोग टेंशन ना लें, क्योंकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करती हूँ उसके बाद खुद भी रीचेक करती हूँ कि उसमें कुछ मिस्टेक ना हो। और जब भी अगर बाई चांस कुछ मिस्टेक होता भी है तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करवा देती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, What kind of radiation is absorbed by the ozone layer? ओजोन परत द्वारा किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जिसमें कौन कौन सा होता है, ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे का लेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेजोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर और सबसे लास्ट में एक्सोस्फेयर। अब हम लोग सारे लेयर्स के बारे में देख लेते हैं कि किसमें कौन सा फिनोमेना होता है। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, ये सबसे लोएस्ट लेयर होता है और इसका हाइट कितना होता है, तो अर्थ के सरफेस से यानी पोल से कितना होता है, 12 किलोमीटर हाइट होता है अर्थ के सरफेस से, और पोल से 10 किलोमीटर होगा। तो अर्थ इस तरह से होता है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर अपर मोस्ट पॉइंट क्या होता है, पोल, और ये होता है इक्वेटर। तो क्योंकि पोल क्या है, सबसे अबव पॉइंट है, अपर मोस्ट पॉइंट है, तो यहाँ से क्या होगा, जो ऊपर का हाइट होगा वो तो कम होगा, तो इसीलिए यहाँ से 10 किलोमीटर होता है, और एवरेज ऐसे बोला जाए तो 12 किलोमीटर होता है। 12 किलोमीटर हाइट तक ट्रोपोस्फेयर का लेयर होता है, और इक्वेटर से अगर मेजर करेंगे तो ये हाइट इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मैक्सिमम वेदर फेनोमेना होता है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। तो यानी कि जो मौसम का घटना जो भी होता है, मौसम बदलने की प्रक्रिया जो भी होती है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, या ये कितने हाइट तक होता है, तो ये अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर होता है। तो यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक लेकर 10 किलोमीटर तक, अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर तक अगर क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, तो इसके बाद 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक क्या होगा स्ट्रेटोस्फेयर। तो इस तरह से ऊपर के डायरेक्शन में क्या होता है, हर एक लेयर का हाइट मेजर किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओजोन लेयर
प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन होते हैं जो सनलाइट से आते हैं उसे एब्जॉर्ब करने का काम करता है ओजोन लेयर, और ये प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। तो आप लोगों को सारे लेयर का हाइट और उसमें जो इम्पोर्टेंट फेनोमेना है सभी को याद रखना है। नेक्स्ट लेयर है मेजोस्फीयर। ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होता है और यहाँ पे क्या होता है, मेटियोर्स का बर्निंग होता है, और इसका हाइट कितना तक होता है, 85 किलोमीटर तक। और इसके बाद है थर्मोस्फीयर। इसका ये क्या होता है, मेजोस्फीयर का ऊपर का लेयर होता है और ये इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और ये इसका हाइट कहाँ तक होता है, 600 से 800 किलोमीटर तक। और यहाँ पे टेम्परेचर क्योंकि हाई होते हैं तो यहाँ पे ऑरोरा आकर्ष होता है। और ऑरोरा क्या होता है, तो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण एक कलरफुल फिनोमेना होता है, कलरफुल फिनोमेना आकर्ष होता है इस लेयर में, उसी को ऑरोरा बोलते हैं। उसके बाद है सबसे आउटर मोस्ट लेयर इग्जोस्फीयर, जो कि इसका हाइट कहाँ तक होता है, 10,000 किलोमीटर तक। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे स्पेस में इंटर होने लगता है। आगे का जो ये होता है, आगे का जो भी एरिया होगा वो स्पेस में काउंट होगा। तो इसीलिए ये सबसे अपर मोस्ट लेयर और सबसे लास्ट लेयर होता है अर्थ सरफेस का इग्जोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 2 शाखाओं में विभाजित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, होम रूल लीग। तो जो होम रूल लीग था उसका 2 पार्ट था, 2 पार्ट में वो डिवाइडेड था, और ये स्टेब्लिश किया गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। अब हम लोग ऑप्शंस में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है सभी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन है जो फाउंड किया गया था 1876 में, किसके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। और ये एक फर्स्ट ओपनली नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि ब्रिटिश इंडिया में स्टेब्लिश किया गया था। और इसका एम क्या था, इसका एम था जो भी लोग थे इंडिया के उन लोगों का पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और मटेरियल एडवांसमेंट को प्रमोट करना, और इसे बाद में मर्ज कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये फाउंड किया गया 1875 में। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन था और इसमें क्या था, इसका एम था कि जो भी यूनिवर्सल भाईचारा है, ब्रदरहुड है, उसे प्रमोट करना और स्पिरिचुअल ट्रुथ को भी प्रमोट करना। इसे स्टेब्लिश किया गया था मैडम ब्लावत्स्की और कॉलोनियल ओलकट के द्वारा न्यूयॉर्क में, और इसे लेटर बाद में मूव कर दिया गया इसका हेडक्वार्टर एडयार में, जो कि चेन्नई में है 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये एक लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था जिसे फाउंड किया गया था 1866 में बाय दादा भाई नौरोजी, और इसका एम था किस चीज़ को प्रमोट करना, तो जो भी इंडियंस थे ब्रिटिश इंडिया में, जो इंडियन लोग थे उन लोगों का पब्लिक इंटरेस्ट और वॉइस, जो लोगों के मतलब जो भी वो लोग बोलना चाहते थे, बताना चाहते थे, उन लोगों का वॉइस को रेज करना ब्रिटिश प्रेस में, उन लोगों का जो समाचार पत्र होता था, ये सभी चीज़ों में भारतीय लोगों का आवाज़ उठाना, ये सभी चीज़ों के बारे में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में इस चीज़ को प्रमोट किया गया था। और जो इंडियन थे उनका एग्जैक्ट फैक्चुअल फिगर क्या था, यानी उन लोगों के साथ क्या हो रहा था, उस चीज़ को दिखाना, और वो ब्रिटिश इंडिया में जो भी लोग काम कर रहे थे उन लोगों के सामने इस बात को लाने पे फोकस किया गया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है द इंडियन होम रूल मूवमेंट। ये 2 साल तक चला था, 1916 से 1980 तक, और इसमें ये एक इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था उसी में ये अपना सहयोग दे रहा था ये मूवमेंट। और ये इसमें लीडरशिप किनका था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इनका काम। और ये जो भारतीय लोग काम कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया में, उन लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग में भी एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम ये मूवमेंट कर रहा था। और ये 1920 ईस्वी में इंडियन होम रूल लीग है, जिसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, स्वराज्य सभा हो गया।
अब जो इंडियन जो होम रूल लीग मूवमेंट था वो उसका 2 ब्रांच था, जिसमें कि एक ब्रांच का लीडर थी कौन, एनी बेसेंट, और दूसरे ब्रांच का बाल गंगाधर तिलक। दोनों का एम सेल्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करने का था, अचीव करने का था, लेकिन दोनों का जो अप्रोच था वो डिफरेंट था। तो एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसे इस्टेब्लिश किया गया था 1916 में मद्रास में, और बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग था उसे इस्टेब्लिश किया गया था 1916 में, कहाँ पे, बेलगांव में। और बेलगांव कहाँ पे है, ये कर्नाटका में है, बेलगांव कर्नाटका में इस्टेब्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। In which of the following years did India not host the ICC Cricket World Cup tournament? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने ICC क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1983 में। तो अब देख लेते हैं कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया का क्या रहा कंडीशन। तो जो ये ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसका फॉर्मेट होता है वनडे इंटरनेशनल। इसे इंडिया ने होस्ट करवाया था 1987 में, 1996 में, 2011 में और 2023 में, यानी इंडिया ने 4 साल ICC वर्ल्ड कप को होस्ट करवाया। और चैम्पियन इसका कब रहा इंडिया, तो 2 बार रहा चैम्पियन, 1983 में और 2011 में। रनर अप कब रहा, तो ये भी 2 बार रहा, 2003 में और 2023 में। और इंडिया से मोस्ट रन किसने बनाए इसमें, तो सचिन तेंदुलकर ने बनाए 2278 रन, और मोस्ट विकेट लिया मोहम्मद शमी ने 55 विकेट। अब हम लोग ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का ओवरऑल परफॉर्मेंस को कंडीशन को देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो एडिशन हुआ था, फर्स्ट एडिशन, वो 1975 में इंग्लैंड में हुआ था, और जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है वो 2023 में इंडिया में हुआ है, और जो नेक्स्ट एडिशन होने वाला है वो 2027 में होने वाला है। और ये कहाँ कहाँ पे होस्ट करवाया जाएगा, तो ये साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में करवाया जाएगा। इसका जो करेंट चैम्पियनशिप है वो कौन सा कंट्री है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये इसका 6ठा टाइटल रहा है, और मोस्ट सक्सेसफुल भी ऑस्ट्रेलिया ही रहा है, 6 टाइम इसने मेडल को जीते हैं, ये चैम्पियनशिप रहा है। और जो ICC वर्ल्ड कप है उसमें मोस्ट रन किसने बनाए अभी तक में, सचिन तेंदुलकर ने 2278 रन, और मोस्ट विकेट लिए ग्लेन मैकवर्थ ने 71 विकेट्स लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मैच द फॉलोइंग बुक्स विद देयर रिस्पेक्टिव ऑथर्स। तो बुक कौन कौन सा है, बुक है तजूर मसीर, खजान अल फतूह, तारीख फिरोज शाही और तारीख मुबारक शाही। और ऑथर के नाम का क्या क्या है, याहया बिन अहमद सरहिंदी, हसन निजामी, जियाउद्दीन बरानी और अमीर खुसरो। तो ये दोनों बुक्स और ऑथर को क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे मैच करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए का 2। तो तजूर मसीर को किसने लिखा है, हजन निजामी ने। और खजान उल फतूह को किसने लिखा है, ये लिखा है अमीर खुसरो ने। और तारीख फिरोज शाही को लिखा है किसने, इसे लिखा है जियाउद्दीन बरानी ने। और तारीख मुबारक शाही को लिखा है याहया बिन अहमद सरहिंदी ने। अब हम लोग इस सारे बुक्स के डिटेल्स को देखेंगे। तो ये जितने भी बुक्स का नाम दिया गया था यहाँ पे वो तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो हम लोग तुगलक डायनेस्टी के जितने भी इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क है जो मोस्ट फेमस हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अमीर खुसरो, इन्होंने कौन कौन से बुक लिखे हैं, तो इन्होंने लिखा है तुगलकनामा, जिसमें तुगलक डायनेस्टी का हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। खजान उल फतूह, जिसमें पोइट्री और प्रोज का कलेक्शन है। ये प्रोज यानी कि जो लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता है वैसा कलेक्शन है। फिर लैला मजनू, ये रोमांटिक एपिक है। और कुरान इस साडीन, ये पोएम्स का कलेक्शन है। नेक्स्ट ऑथर हैं जियाउद्दीन बरानी। तो इन्होंने कौन कौन से बुक लिखे हैं, इन्होंने 2 बुक्स लिखे हैं। तारीख फिरोज शाही, जिसमें दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक का जो डायनेस्टी था, तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम के हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। और फतवा जहानदारी, इसमें मुस्लिम रूलर का जो पॉलिटिकल आइडियल्स होता था उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट ऑथर हैं फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा फतूहत ए फिरोज शाही। उसके बाद है इब्न बतूता, ये भी तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे इंडिया आए थे। इन्होंने रिहला बुक को लिखा है, जिसमें कि इंडिया में तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया उसके बारे में उन्होंने अपने बुक में बताया है। इसके बाद है शाम ए सिराज अफीफ,
इन्होंने बुक लिखा है तारीख़ फिरोज शाही। इसमें इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के रूल के टाइम पे जो रूल था उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट है मिनहाज अस-सिराज। इन्होंने भी एक बुक लिखा तवाक़त ए नसीरी, जिसमें कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत का जो 1260 तक जो हिस्ट्री रहा उसके बारे में बताया है। उसके बाद था अल-बरूनी, इसने लिखा था किताब अल हिंद। और नेक्स्ट है हसन निजामी, इन्होंने बुक लिखा तजुल मसीर, जिसमें कि ये एक फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री है दिल्ली सल्तनत का। ये इसमें भी दिल्ली सल्तनत के भी बारे में बताया गया, लेकिन ये फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री है इनका जो बुक है हसन निजामी का। नेक्स्ट लास्ट है याह्या बिन अहमद सरहिंदी, यानी इन्हें निस्वा ऑफ सरहिंद भी बोलते हैं। ये एक इंडियन मुस्लिम हिस्टोरियन थे। इन्होंने तारीख़ मुबारक शाही लिखा, और कौन से लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द नवरत्ना ऑफ अकबर? निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तानसेन। तो हम लोग 9 जो नवरत्ना थे अकबर के टाइम में, जो उनके 9 जेम्स थे, उन सारे के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हैं अबुल फजल। ये क्या थे? अकबर के चीफ एडवाइज़र थे, और ये अकबरनामा के क्या थे? ऑथर भी थे, और ये अकबर के प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करते थे। नेक्स्ट है फैजी, ये अकबर के पोएट लॉरिएट थे, और ये एजुकेशन मिनिस्टर थे भी, अकबर के एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। और ये जो अकबर के बेटे थे शाहजादाज, उनके मेंटर की तरह भी काम करते थे, यानी उन लोगों को टीचिंग करते थे। नेक्स्ट है तानसेन, ये एक हिंदू सिंगर थे जो कि बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, और ये कल्चरल मिनिस्टर भी रहे और अकबर के यहाँ सिंगर रहे। नेक्स्ट है बीरबल, ये क्या थे? एक ऐसे नॉवेल थे जो कि हर तरह से उन्हें यूज किया जाता था बिटनेस के लिए, और ये अकबर के टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। नेक्स्ट है टोडरमल, ये अकबर के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। और नेक्स्ट है राजा मानसी, जो कि अकबर के मुग़ल आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ थे, और ये अकबर के सबसे ट्रस्टेड जनरल थे, यानी सबसे ज़्यादा इन पे विश्वास किया करते थे अकबर। और इसके बाद है अब्दुल रहीम खाना, ये अकबर के टाइम में डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, और ये एक रिनाउंड पोएट भी रहे हैं। और इसके बाद है फ़कीर अजियुद्दीन, ये अकबर के टाइम पे रिलीजियस मिनिस्टर रहे हैं। और लास्ट है मुल्ला दो प्याजा, जो कि होम मिनिस्टर थे अकबर के टाइम पे। तो ये थे नवरत्ना अकबर के कोर्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज एज ऑफ 10 फरवरी 2023 बजट? 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हुई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पर्सनल इनकम टैक्स। तो 10 फरवरी 2023 का जो बजट आया था उसमें पर्सनल इनकम टैक्स में इंक्रीमेंट देखा गया। तो जो टैक्स होता है वो 2 तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इंडिविजुअल के द्वारा डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है, और इसे ये करने का, यानी कि इसे मैनेज करने का और कलेक्ट करने का काम किसका होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो डायरेक्ट टैक्स हैं इसमें अलग अलग तरह के टैक्स आते हैं, जिसमें कि है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये जो सारे जो टैक्स है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है लोगों के द्वारा। और इसमें जो इनकम टैक्स है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कि लोग पे करते हैं। और इनकम टैक्स है जो किस बेसिस पे ये किया जाता है, पे किया जाता है? तो एक फाइनेंशियल ईयर में लोग जितने इनकम जनरेट करते हैं एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर में, उस बेसिस पे इस टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। और ये क्या होता है, इसमें अलग अलग टैक्स स्लैब होते हैं, यानी कि जैसे कि किसी का फिक्स कर दिया जाता है कि 1 ईयर में अगर 5 लाख ये इनकम जनरेट होगा तो उसका 5% टैक्स पे करना होगा और इसके बाद अगर 10 लाख इनकम होगा तो 10% 10 लाख का 10% टैक्स पे करना होगा। तो इस तरह से इनकम के बेसिस पे अलग अलग टैक्स स्लैब बनाए जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होते हैं उनके द्वारा। और इसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें कि
क्या होता है, इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा टैक्स पे किए जाते हैं। तो ये किस तरह से, और ये होता है गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स पे किया जाता है वो होता है, क्योंकि जो गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स पे किया जाता है लोगों के द्वारा, वो सबसे पहले सेलर को दिया जाता है। सेलर इस टैक्स को लेते हैं और उसके बाद ये कलेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से आते हैं, इसमें सेल टैक्स आते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी और टोल टैक्स। तो कस्टम ड्यूटी जो होता है वो क्या होता है, तो जितने भी गुड्स का एक कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, उस गुड्स पे जो टैक्स लिए जाते हैं वो होता है कस्टम टैक्स। अब जो टैक्स होते हैं उसे कलेक्ट करने का काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 3 बॉडीज को दिया गया है। इसमें कौन कौन से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल म्यूनसिपल को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स कलेक्ट करता है, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज और एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, तो गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं कंट्री में, यानी प्रोडक्शन जो गुड्स का होता है उस पर जो टैक्स लिया जाता है वो होता है एक्साइज ड्यूटी। तो ये जो इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सा कलेक्ट करता है, तो ये एग्रीकल्चर से जो इनकम जनरेट होते हैं, प्रोफेशनल टैक्स, स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्सेस को स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो था एक्साइज ड्यूटी वो सेंट्रल था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और नीचे जो है स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, ये कलेक्ट करती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। और म्यूनसिपल, लोकल जो म्यूनसिपल होता है वो कौन कौन सा टैक्स कलेक्ट करता है, तो इसके अंडर आता है वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे टैक्स आते हैं लोकल म्यूनसिपल में। तो ये इस तरह से ये 3 बॉडीज हैं जो कि अलग अलग टाइप के टैक्स को कलेक्ट करते हैं। अब जो एक जीएसटी आया जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, वो 2017 में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें बहुत सारे टैक्स क्या हो गए, एक ही जीएसटी के अंडर में साथ में मिला दिए गए, यानी कि उनको एक साथ मिलाकर एक सिंगल टैक्स को बनाया गया जिसे बोला गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। और इसमें कौन कौन से टैक्स आते हैं, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स और परचेज टैक्स। ये सारे टैक्स को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया जिसे बोलते हैं जीएसटी। ये 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट PDBaSO4 इज एल्सो नोन एज। बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम को किस रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, द रोजमैन कैटलिस्ट। तो ये सारे जो ऑप्शन में नेम दिए गए हैं वो क्या है, नेम रिएक्शन है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। तो वैसे तो नेम रिएक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो भी ऑप्शन में है वो सारे नेम रिएक्शन को डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले इसके क्या है, रोजमैन कैटलिस्ट। तो रोजमैन कैटलिस्ट रिएक्शन में क्या होता है, ये एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि जो एसाइल क्लोराइड है यानी एसिड क्लोराइड जो होता है उसे रिड्यूस किया जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। यानी एसिड क्लोराइड से वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है, एल्डिहाइड में। और किसके यूज से, हाइड्रोजन गैस के यूज से। और किसके प्रेजेंस में, तो पैलेडियम कैटलिस्ट होता है किस पे, बेरियम सल्फेट पे। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, तो जो रिएक्शन होते हैं उसे फास्ट करने का काम होता है, रिएक्शन रेट को फास्ट करने का काम होता है कैटलिस्ट का। तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, ये कैटलिस्ट है। तो यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि एसिड क्लोराइड है जिसे हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में, और कैटलिस्ट यहाँ पे कौन सा है, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, ये कैटलिस्ट है। ये है क्या, कैटलिस्ट, और ये हाइड्रोजन गैस। तो इसके प्रेजेंस में एसिड क्लोराइड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये एल्डिहाइड का क्या होता है, फार्मूला होता है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड इसे कन्वर्ट किया गया एल्डिहाइड में, और इसके साथ साथ एक क्या हुआ, HCl भी रिलीज होता है। तो एल्डिहाइड क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है। याद रखना है कि रोजमैन कैटलिस्ट में क्या होता है, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, और किसके हेल्प से, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट होता है उसके प्रेजेंस में। नेक्स्ट रिएक्शन है हिलमैन कैटलिस्ट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, हिलमैन बेलीस हिलमैन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि
जो सी बॉन्ड होते हैं वो फॉर्म होते हैं, यानी कि सी के बीच में कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और किस तरह से फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन एंड एक्टिवेटेड एल्कीन होता है। तो ये जो है वो अल्फा पोजीशन एक्टिवेटेड एल्कीन है। एल्कीन का क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, इसीलिए एल्कीन बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड होता है तो अल्केन, और थ्री बॉन्ड होते हैं तो अल्काइन। तो डबल बॉन्ड है तो अल्कीन हो गया। और ये क्या है, अल्फा पोजीशन। तो अल्फा पोजीशन अब किसे बोलते हैं, तो सपोज ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये है क्या, फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो कार्बन है, इसका जो सबसे नज़दीक का जो कार्बन बॉन्ड होगा, तो सबसे नज़दीक का ये कार्बन बॉन्ड हो जाएगा, और इसके साथ क्या है, CH3 ऐड होगा, क्योंकि कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होते हैं तो एक यूज हो गया, बचा 3, तो 3 हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, एल्डिहाइड। अब इसके एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, तो इसके साथ में जो सबसे नज़दीक में कार्बन होंगे वो कहलाएंगे अल्फ़ा कार्बन। ये अल्फ़ा कार्बन है। और इसके साथ जो हाइड्रोजन होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये कहलाएगा अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इस तरह से अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन से होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप के जो सबसे नज़दीक वाले कार्बन होते हैं उसे बोला जाता है अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन। लेकिन जब ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H इसके साथ इस तरह से सिर्फ सिंगल H होता, तो इसे क्या बोलते, इसे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं बोलते, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन होने के लिए इसके साथ अल्फ़ा कार्बन का होना नेसेसरी है। इसलिए जब भी अल्फ़ा कार्बन होगा उसके साथ ही जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसे ही अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलेंगे, और कार्बन को अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे। तो यहाँ पे अब होता क्या है कि यहाँ पे होता है कि जो अल्फ़ा पोजीशन ऑफ एक्टिवेटेड एल्कीन है, ये अल्फ़ा पोजीशन ऑफ एक्टिवेटेड एल्कीन है, इसके साथ रिएक्शन करवाया जाता है किसका, कार्बोनिल ऑफ एन एल्डिहाइड। तो कार्बोनिल ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड। तो यहाँ पे एल्डिहाइड को यूज किया जाता है। तो ये एल्डिहाइड हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, और ये एल्कीन हो गया। ये दोनों का रिएक्शन करवाया जाता है किसके प्रेजेंस में, तो ये एक यहाँ पे ये जो DABCO है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक क्या है, कैटलिस्ट है, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो रिएक्शन होकर आया प्रोडक्ट, वहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। इसका जो कार्बन है एल्कीन का, और जो एल्डिहाइड का कार्बन है यहाँ पे और यहाँ पे, दो पोजीशन पे जो कार्बन है दोनों के बीच में क्या हुआ, बॉन्ड बन गया, और ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बना लिए। तो ये होता है बेलिस-हेल्मन रिएक्शन में, और इसे एक दूसरे नाम से मोरिटा बेलिस-हेल्मन रिएक्शन भी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, ये कौन सा है, कैनिजारो रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कैनिजारो रिएक्शन होता है वो एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में एक अलग वीडियो में मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं डिटेल में। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, और रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। इसके साथ और भी इसके फीचर होते हैं, लेकिन यहाँ इस रिएक्शन में आप लोगों को इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं कैनिजारो रिएक्शन में, और इसमें जो इन्वॉल्व होता है एल्डिहाइड वो कैसा होना चाहिए, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन के होना चाहिए। यानी कि जो एल्डिहाइड है उसके जो नज़दीक वाले कार्बन होंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH है एल्डिहाइड, इसके जो नज़दीक वाले जो बॉन्डिंग हो रहा है उसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। तो मैंने बताया था ऊपर में कि अगर कार्बन प्रेजेंट होगा तभी वो अल्फा कार्बन कहलाएगा, और उसके साथ वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। तो ये हो गया विदाउट अल्फा हाइड्रोजन के
एल्डिहाइड। तो इस तरह का जो एल्डिहाइड होता है वो यूज किया जाता है कैनेजारो रिएक्शन में। और इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, बेसिस होते हैं। और जो मोस्ट कॉमनली कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं कि ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और उसे NaOH के प्रेजेंस में क्या किया जा रहा है, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, सोडियम फॉर्मेट का और मिथेनॉल का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो प्रोडक्ट है सोडियम फॉर्मेट, इसमें क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। पहले इसमें क्या था, फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट था उसमें क्या था, सिर्फ सिंगल ही क्या था, ऑक्सीजन था। बाद में इसमें डबल ऑक्सीजन हो गया। तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और ये जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल यानी कि जो सेकंड वाले कंपोनेंट से बने हैं प्रोडक्ट, उसमें क्या हो रहा है कि इसमें सिंगल हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो ये क्या बोलेंगे, इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। ये किस में आता है, कैनेजारो रिएक्शन में आता है। और इसमें मेन पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो एल्डिहाइड होने चाहिए वो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन के होने चाहिए। नेक्स्ट है एल्डोल रिएक्शन कैटलिस्ट। इसमें क्या होता है, तो ये जो एल्डोल रिएक्शन कैटलिस्ट रिएक्शन जो है, उसमें जो कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, इसमें बेसिस भी हो सकते हैं या फिर एसिड भी हो सकते हैं। और इसका जो रिएक्शन होता है उसमें मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन किसके बीच में होते हैं, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच में होते हैं। उसमें एल्डिहाइड हो सकते हैं या फिर कीटोन हो सकते हैं। कीटोन को रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से, C+O। और एल्डिहाइड किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, C+O और एक सिंगल बॉन्ड H। तो ये एल्डिहाइड हो गया नीचे का, और ऊपर का हो गया कीटोन। तो ये होते हैं एल्डिहाइड कीटोन, ये यूज किए जाते हैं एल्डोल रिएक्शन कैटलिस्ट में। अब यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है 2 मॉलिक्यूल्स का, यानी एल्डिहाइड का हो या फिर कीटोन का हो, 2 मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होता है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या नेसेसरी कंडीशन होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट 1 होने चाहिए। तो कैनेजारो रिएक्शन में क्या था, उसमें अल्फा हाइड्रोजन के विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए कैनेजारो रिएक्शन में। यहाँ पे क्या था, कैनेजारो रिएक्शन में विदाउट अल्फा हाइड्रोजन का था, यहाँ पे विदाउट अल्फा हाइड्रोजन था कैनेजारो रिएक्शन में। लेकिन जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसमें एक नेसेसरी अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, तो ये डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में होता है। और क्या बनाता है, और इसके बाद मीन्स बनता क्या है प्रोडक्ट, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये नीचे में इसका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले क्या है, एल्डिहाइड का हो रहा है रिएक्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 एल्डिहाइड को लिया गया है, एक यहाँ पे सेम एल्डिहाइड को लिया गया है। तो दोनों एल्डिहाइड को कंडेंस करवाया जाएगा। बेस क्या है, NaOH के प्रेजेंस में। और ये जो एल्डिहाइड है वो क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथेन हो जाएगा, तो इससे बना इथेनॉल। और अगर सिंगल आता तो मीथेन, इस तरह से मीथेन, इथेन, प्रोपेन इस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथेन हो गया, तो बना इथेनॉल। ये दोनों को कंडेंस करवाया गया तो क्या बना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, जो कि जिसे ही एल्डोल बोला जाता है। और इसे बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो इथेनॉल का ऑक्सीजन और दूसरे इथेनॉल का हाइड्रोजन, इस तरह से ये ये दोनों अटैच होता है और बनाता है इस तरह से OH बनाता है, और दोनों कंडेंस हो जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे है कीटोन वाले में, तो कीटोन में प्रोपेन ओन को लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है तो बोलेंगे प्रोपेन, और कीटोन है फंक्शनल ग्रुप तो हो जाएगा प्रोपेन ओन। तो 2 प्रोपेन ओन को लिया गया है, और दोनों में क्या होगा, जो
एक प्रोपेनॉन का ऑक्सीजन और दूसरे का हाइड्रोजन दोनों क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और इस तरह से कंडेंस हो जाता है और दोनों मिलकर बना लेंगे किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 एल्डिहाइड का और 2 कीटोन का कंडेंस होकर दोनों एक प्रोडक्ट बनाते हैं और यही रिएक्शन आता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। इबोनी एंड महोगनी ट्रीज आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अबोनीस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये इबोनी और महोगनी प्लांट है जो पाए जाते हैं, ट्रीज है जो पाए जाते हैं। तो इंडिया में जो फॉरेस्ट है वो एवरेज एनुअल रेनफॉल के बेसिस पे अलग अलग 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें जो रेनफॉल है उसके बेसिस पे इसे भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से प्लांट आते हैं, तो इसमें आता है रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी, जैकफ्रूट, बीटलनट, पाम, जामुन, मैंगो और हेलॉक। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी, ये सारे ट्रीज इंपॉर्टेंट है तो इसे याद रखना। ये आता है मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट में यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। उसके बाद है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसमें वाइट सिडार, हेलॉक और केल आते हैं। ड्राई एवरग्रीन में आते हैं पोमग्रेनेट, ओलिव और ओलिएंडर। इसके बाद है सेकेंड टाइप ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसे मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जिसमें आता है टीक, साल, शीशम, हुदा, महुआ, आंवला, सिमूल, कुसुम और सैंडलवुड। फिर ड्राई डेसिडियस में आते हैं तेंदू, पलास, अमलटस, बेल, खैर, एक्सेलवुड, ये सारे आते हैं ड्राई डेसिडियस में। उसके बाद थॉर्न फॉरेस्ट में आते हैं बबूल, अकासिया, कोको, खैर, खजूरी, बेर, नीम, खेजरी, पलास एक्सेट्रा। तीसरा टाइप है माउंटेन फॉरेस्ट यानी माउंटेन्स में होने वाले फॉरेस्ट। तो इसमें 2 टाइप हैं, माउंटेन बेड टेम्परेट फॉरेस्ट जिसमें रोहोडेंड्रन्स और चंपा का ट्री आता है, और माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आते हैं चीड़ जिसे पाइन बोलते हैं, और मेन ट्री होता है ओक, लेकिन इसके अलावा जामुन, रोहोडेंड्रन और ये सारे ट्री भी यहाँ पे पाए जाते हैं। फोर्थ टाइप है हिमालयन फॉरेस्ट, जिसमें 2 तरह के कैटेगरी हैं, हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट और हिमालयन ड्राई टेम्परेट। तो हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट में कौन कौन सा ट्री आएगा, ओक, चेस्टनट, चीड़, साल, श्रब्स और न्यूट्रिशियस ग्रास भी इसमें आते हैं। और हिमालयन ड्राई टेम्परेट में आते हैं जो कोनिफेरस होते हैं, यानी उनका जो लिप्स होगा वो कोन जैसा होगा। इसमें आते हैं देवदार, ओक, चिलगोजा, मैपल, ओलिव, मलबरी और बिलो। तो ये सारे आते हैं हिमालयन ड्राई टेम्परेट में। तो यहाँ पे जो कोनिफेरस का मतलब है उसके लीव्स भी कोन जैसा होते हैं, और ये ट्रीज भी जो होता है वो बिल्कुल इस तरह से कोन जैसा ही दिखता है, तो ये इसलिए बोलते हैं इसे कोनिफेरस ट्रीज। उसके बाद है फिफ्थ टाइप मैंग्रोव्स इन इंडिया। तो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो इंडिया में 6740 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि बर्ड्स मैंग्रोव फॉरेस्ट का 7% है। और ये जो फॉरेस्ट है वो कोस्टल एरिया में जो इरोजन होता है सॉइल का, ये सब का, उसे नहीं होने देता है, यानी उस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। और जो इंडिया में सुंदरवन जो है गंगा डेल्टा पे, वो एक लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट है वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन द ईयर 1945। किस पार्टी ने वर्ष 1945 में ब्रिटेन में सरकार बनाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लेबर पार्टी। तो ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस किसी को भी नहीं पता हो सकता। इंडिया में कौन से ईयर में कौन सा गवर्नमेंट बनाया गया वो भी नहीं पता हो सकते हैं, तो ये तो दूसरे ही कंट्री का है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बता देती हूँ कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो कहाँ का है, ये यूएसए का है, ये यूएसए का है। लेबर पार्टी है, ये कहाँ का है, ब्रिटेन का है, यूके का। और ये जो सोशलिस्ट और लिबरल पार्टी है वो दोनों मेनी कंट्रीज में है।
ये बहुत सारे कंट्री में बने हुए हैं लिबरल पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी यूएसए का, लिबरल पार्टी यूके का है, यूके का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। When was the duty-free tariff preference DFTA scheme for least developed countries (LDC) announced by India? भारत द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना की घोषणा कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 2008 में। तो जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए जो टैरिफ फ्री ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाया गया, वो कब लाया गया था? तो ये शुरू हुआ था, WTO का डिसीजन हुआ था एक टाइम पे लाने का कि DFT जो है ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस, ये स्कीम कब लाया गया? तो WTO का एक हांगकांग में मीटिंग हुआ था 2005 में। उस टाइम पे इस बात पे चर्चा की गई, बातें की गई और इसे WTO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया कि जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रोवाइड करेंगे, यानी उनका जो एक्सपोर्ट होगा दूसरे कंट्री में उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। और ये स्कीम फर्स्ट टाइम इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो हुआ था न्यू दिल्ली में, उस टाइम 8 अप्रैल 2008 को इसे अनाउंस किया गया और इंडिया ने इस ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम को लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 13 अगस्त 2008 में इसे लॉन्च कर दिया गया इंडिया के द्वारा। और इस तरह से इंडिया जो है वो फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज बना जिसने ये लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए DFTP एक्सटेंड किया। इस तरह से ये फर्स्ट कंट्री बना जो कि इस स्कीम को लॉन्च किया। और ये स्कीम जो है प्रोवाइड करता है ड्यूटी फ्री प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट फॉर प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं दूसरे कंट्री में लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। और इस तरह से क्या होगा कि लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का जो एक्सपोर्ट होगा उस पर अगर टैक्स नहीं लिए जाएंगे दूसरे कंट्री में तो उन लोगों का जो एक्सपोर्ट होगा वो बूस्ट होगा, प्रमोट होगा, इसीलिए इस स्कीम को लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Which गजल सिंगर was conferred with the prestigious दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन अप्रैल 2023? अप्रैल 2023 में किस गजल नायक को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, पंकज उधास। तो 2023 में दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया पंकज उधास को। दीनानाथ मंगेशकर कौन है? तो लता मंगेशकर हैं, उनके फादर हैं। इनके नाम पे एक अलग अवार्ड दिया जाता है और लता मंगेशकर के नाम पे एक अलग अवार्ड दिया जाता है। तो ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ईयर वॉज द PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च्ड? PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 2021 में। तो PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है वो जो बजट का स्पीच हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, उस टाइम इसे क्या किया गया? लॉन्च किया गया। इसके बारे में बताया गया। और ये किसके प्लेस पे आया है? तो ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना जो था उसके नाम पे इसे रिप्लेस करके PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बजट में लाया गया। और PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है इसे अनाउंस किया गया 1 फरवरी 2021 को। और इसमें कितने पैसे खर्च करने के लिए टारगेट रखे गए? तो 64,180 करोड़ 6 साल के अंदर खर्च करने का टारगेट किया गया, यानी 2021-22 से 2025-26 तक 6 साल के अंदर 64,180 करोड़ आउटले रखा गया खर्च करने, पैसे अमाउंट इसमें फिक्स किए गए। ये जो स्कीम है इसे अप्रूव किया गया, कैबिनेट मीटिंग हुआ था 15 सितंबर को, उस दिन 15 सितंबर 2021 में। और ये किसके साथ काम करता है? नेशनल हेल्थ मिशन के साथ, यानी नेशनल लेवल पे जो हेल्थ मिशन है उसके अंदर में ये काम करता है PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन।
इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, तो इसका कंपोनेंट है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, उसे स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना, उसे मजबूत करना, और हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उसे सेटअप करना, और नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वन हेल्थ के लिए उसे भी इस्टेब्लिश करना। ये 3 कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज गोनियोलिक्स बिलोंग टू, निम्नलिखित में से गोनियोलिक्स किस श्रेणी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 डायनोफ्लैजिलेट्स से। तो ये जो गोनियोलिक्स है वो डायनोफ्लैजिलेट्स कैटेगरी है, उसका एक एग्जाम्पल है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसे प्रपोज किया गया था रॉबर्ट विटकर के द्वारा, कौन से ईस्वी में, 1969 में। और ये किस बेसिस पे था, तो ये सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स था, उसके बेसिस पे इसे डिवाइड किया गया। यानी एक सिमिलर कैरेक्टर्स वाले को एक कैटेगरी में रखा गया। तो इस तरह से 5 किंगडम बनाए गए, जिसमें है मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं, जिसमें इसकी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसे प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और जिसमें सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, उसे कहते हैं यूकैरियोट्स। तो मोनेरा आता है जिसमें प्रोकैरियोट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। उसके बाद है प्रोटिस्टा जिसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आते हैं, फंजाई, प्लांटी जिसमें प्लांट्स आता है, और एनिमेलिया। ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के। अब इसमें जो प्रोटिस्टा है, ये जो सेकंड नंबर पे प्रोटिस्टा है, उसमें क्या आता है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आते हैं। उसके बारे में उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसे 5 क्लास में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो सबसे पहले होता है किंगडम होता है। उसके बाद क्या होता है, फाइलम, और इसके बाद क्या होता है, क्लास। तो यहाँ पे सबसे बड़ा किंगडम है, तो किंगडम में क्या है, प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बाद फाइलम है, फाइलम के बाद क्लास। तो इस जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके क्लास के बारे में पूछा गया है। तो प्रोटिस्टा किंगडम के 5 क्लासेस हैं, सभी को देखेंगे उसके एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले है प्रोटोजोन्स। इसमें क्या क्या आता है, एमेबोइड प्रोटोजोन्स आता है, जिसमें कि अमीबा आते हैं एग्जाम्पल्स में। और इसमें क्या होता है, सीडोपोडिया होता है मूवमेंट के लिए और फीडिंग के लिए। उसके बाद है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जिसमें कि फ्लैजिला होता है, और इसका एग्जाम्पल होता है यूग्लिना और ट्रिप्नोसोमा। तो फ्लैजिला क्या होता है, तो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इसमें लंबे लंबे क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, ये होता है फ्लैजिला, और ये इसमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिसमें सिलिया प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए। इसका एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम। तो सीलिया भी एक तरह का इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला के तरह ही, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि फ्लैजिला का लेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है और सीलिया छोटे छोटे होते हैं। तो ये सीलिया जो होता है वो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में होता है, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम। उसके बाद है स्पोरोजोन्स, जिसमें कि स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसके लाइफ साइकिल में, और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जिसके कारण मलेरिया होता है। ये आता है स्पोरोजोन्स में। नेक्स्ट है क्लास स्लाइमोड्स। इसके एग्जाम्पल है मिक्सोमाइसेट्स, डिक्टियोस्टेलिया, प्रोटोस्टेलिया, एक्रेसिया, प्लाज्मो डायोफायोमाइसेट्स, लैब्रियंथियोली और फॉन्टिक्यूला। इसके बाद है क्लास क्राइसोफाइट्स, जिसमें गोल्डन एल्गी और डायटम्स आते हैं। उसके बाद है डायनोफ्लैजिलेट्स, जिसमें एलेक्जेंड्रियम, गोनियोलिक्स, जिम्नोडीनियम और लिंग्यूलोडीनियम पोलीड्रम आते हैं। इसके बाद है लास्ट क्लास यूग्लिनोइड्स, जिसमें एग्जाम्पल होता है यूग्लिना। तो मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक अलग वीडियो में डिटेल में पढ़ाया है, जिसमें कि मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया है, उससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जा सकते। तो उसे आप ज़रूर देखें। वो वीडियो आप लोगों को साइंस का एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो वीडियो है उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बल्लभी, अ सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया, वाज द कैपिटल ऑफ विच डैश डायनेस्टी फ्रॉम द 5th to 8th century सी। प्राचीन भारत का एक शहर बल्लभी 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक डैश राजवंश की राजधानी थी। तो ये जो बल्लभी था सिटी, वो किसका कैपिटल था? ये ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, मैट्रिका डायनेस्टी का ये कैपिटल था। तो अब हम लोग जो एंशिएंट इंडिया के मेजर डायनेस्टी थे उसके बारे में देखेंगे, उसका कैपिटल, फाउंडर और इम्पोर्टेंट किंग्स कौन कौन से थे उसके टाइम पे। तो सबसे पहले है हरियंका डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड था मिडिल ऑफ 6th century BC से लेकर 413 BC तक। इसके फाउंडर थे बिंबिसार। इसका कैपिटल था राजगिरी, जिसे गिरिबराज भी बोलते थे। और इसके इम्पोर्टेंट किंग्स थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। उसके बाद है नंदा डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड था 345 BC से 322 BC तक। इसके फाउंडर थे महापद्मनंदा और इसका कैपिटल था पाटलिपुत्रा। और इसके इम्पोर्टेंट किंग्स थे महापद्मनंदा और धनानंद। नेक्स्ट है मौर्यन डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड था 322 BC से 185 BC तक। इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। कैपिटल था पाटलिपुत्र और इम्पोर्टेंट किंग्स थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। उसके बाद है कुषाण, जिसे येउची भी बोलते थे। इसका टाइम पीरियड था 30 CE से 375 CE तक। इसके फाउंडर थे युही और कैपिटल था बामियान। और इसके इम्पोर्टेंट किंग्स थे पेशावर। इसका जो कैपिटल था वो बामियान भी था, पेशावर भी था, तक्षशिला भी रहा और मथुरा भी रहा। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग इसके कैपिटल रहे हैं। और इसके इम्पोर्टेंट किंग्स थे कौन? कनिष्का। इसके बाद है द शुंगा डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड रहा 185 BC से 75 CE तक। इसके फाउंडर रहे पुष्यमित्र शुंगा। कैपिटल था पाटलिपुत्रा और इम्पोर्टेंट किंग्स थे अग्निमित्रा, भागा भद्र और देवभूति। इसके बाद है सतवाहना डायनेस्टी। 1st century BC से 2nd century CE तक। इसके फाउंडर रहे सीमुका। इसका कैपिटल रहा प्रतिस्थाना और अमरावती, 2 कैपिटल थे इसके। और इसके इम्पोर्टेंट किंग्स थे कौन? गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट है द चोला डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड रहा 300 BC से 1279 CE तक। इसके फाउंडर रहे बिजालिया और इसका कैपिटल कहाँ पे था? पुम्पुहर, उदयूर, तिरुवरूर, पाजियारी, तंजावुर, गंगईकोंडा, चोलापुरम। ये 4 प्लेसेस पे इसका कैपिटल था। इस पर इम्पोर्टेंट किंग्स इसके रहे राजाराज चोला 1, राजेंद्र चोला 1, राजाधिराज चोला, विजेंद्र चोला और कुलोथुंगो चोला 1। उसके बाद है द पांड्या डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड रहा 4th century BC से 1345 AD तक। इसके फाउंडर के बारे में पता नहीं है। इसका कैपिटल रहा कोलकई, मदुरई, तेनकासी और तिरुनेलवेली। और इसके इम्पोर्टेंट किंग्स रहे नेदु, जादयान। उसके बाद है पल्लव डायनेस्टी। जिसका टाइम पीरियड रहा 275 CE से 897 CE तक। इसके फाउंडर रहे बप्पा देवन और इसका कैपिटल रहा है कांचीपुरम। और इसके इम्पोर्टेंट किंग्स रहे हैं महेंद्र बर्मन 1 और नरसिम्हा बर्मन 1। इसके बाद है चालुक्य डायनेस्टी। जिसका टाइम पीरियड रहा 543 से 753 BC तक। और इसके फाउंडर रहे पुलकेशिन 1। कैपिटल रहा बादामी और इम्पोर्टेंट किंग्स रहे पुलकेशिन 2 और विक्रमादित्य 2। इसके बाद माइनर डायनेस्टी 2 थे, उसके बारे में देख लेते हैं। तो बकाटका डायनेस्टी, जिसका कैपिटल स्टार्टिंग में कहाँ था? नांदी बर्धन में था, जो कि मॉडर्न अभी प्रेजेंट टाइम नागपुर के पास में है। और बाद में इसे प्रवालपुरा में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि अभी प्रेजेंट में कहाँ पे? पवनार के पास है। ये पवनार कहाँ पे? MP में है। और इसके बाद है दूसरा माइनर डायनेस्टी, ये है मैत्रका डायनेस्टी। इसका कैपिटल कहाँ पे रहा? बल्लभी। और इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि जो बल्लभी सिटी था वो किसका कैपिटल था? तो मैत्रका डायनेस्टी का कैपिटल था। मैत्रका डायनेस्टी का कैपिटल था बल्लभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
भरतनाट्यम डांस स्टाइल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु से। तो इंडिया में टोटल संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग कितने क्लासिकल डांस है? 8 क्लासिकल डांस है, जो कि कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरला का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरला का, उड़ीसी उड़ीसा का, सतरिया असम का। और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग 9 क्लासिकल डांस है। तो 9th कौन सा है? ये छऊ डांस है। और छऊ डांस कौन कौन सा स्टेट में किया जाता है? तो ये ईस्टर्न स्टेट्स उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में किया जाता है। और ये जो छऊ डांस है उसके 3 स्टाइल्स हैं, जो कि है पुरुलिया छऊ जो किया जाता है वेस्ट बंगाल में, सरायकेला छऊ झारखंड में किया जाता है, और मयूरभंज छऊ उड़ीसा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Who has written the book Fearless Governance published in जनवरी 2021 describing her stint as governor? जनवरी 2021 में प्रकाशित फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसने लिखी है, जिसमें राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल का वर्णन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 किरण बेदी। तो किरण बेदी के 8 क्या हैं? इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जिसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इट्स ऑलवेज पॉसिबल ट्रांसफॉर्मिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिजन इन द वर्ल्ड। दूसरा है व्हाट वेंट रॉन्ग केस स्टडीज ऑफ इंडियन पुलिस रिफॉर्म्स। तीसरा है अपराइजिंग 2011 इंडियंस अगेंस्ट करप्शन। और चौथा है फेयरलेस गवर्नेंस। पांचवा है क्रिएटिंग लीडरशिप। छठा है एम्पावरिंग वीमन एज आई सी। सातवां है डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन। और आठवां है बी द चेंज फाइटिंग करप्शन। तो ये 8 बुक्स हैं इंपॉर्टेंट किरण बेदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर्स? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कोई सीमा साझा नहीं करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 भूटान और मेघालय। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं उनके साथ कौन कौन सा स्टेट है जो बाउंड्री को शेयर करता है। तो सबसे पहले है पाकिस्तान। इसके साथ कौन कौन सा है? जम्मू कश्मीर जो कि एक यूटी है, लद्दाख यूटी है, और पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो वैसे आप लोग मैप से भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा शेयर करता है? जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर है। फिर लद्दाख, यहाँ इसी में क्या है? लद्दाख भी है यहाँ पे। और उसके बाद पंजाब, ये पंजाब है। और राजस्थान, ये राजस्थान। और गुजरात, तो गुजरात कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये सारे कवर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। उसके बाद है अफगानिस्तान, इसके साथ सिर्फ लद्दाख यूटी जो है वो शेयर करता है बॉर्डर को। उसके बाद है चाइना यहाँ पे है, इसके साथ शेयर करता है लद्दाख। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है। और उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। फिर नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। फिफ्थ भूटान के साथ, इसके साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और असम। और 6th है म्यांमार, इसके साथ है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। और 7th है बांग्लादेश, जिसमें कि उसके साथ शेयर करता है बॉर्डर वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसे आप मैप से भी देख सकते हैं और वैसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज इंडिया सेलिब्रेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे? निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 26 नवंबर को। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, जिसे संविधान दिवस भी बोलते हैं, उसे नेशनल लॉ डे भी बोला जाता है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को हर साल। और ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का बना उसे अडॉप्ट किया गया। और 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है इंडिया का, उसने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। और ये इफेक्ट में आया कब? 26 जनवरी 1950 को। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे डिक्लेयर किया था 11 अक्टूबर 2015 को, जिस टाइम बी आर अम्बेडकर का जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बन रहा था मुंबई में उस टाइम पे। और 26 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया गया पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये कब किया गया? 19 नवंबर 2015 में गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू।
तो 11 अक्टूबर 2015 को पीएम मोदी ने डिक्लेयर किया, लेकिन पूरी तरह से लागू कब किया गया इस डे को मनाने के लिए? 19 नवंबर 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हेड्स इज नोन एज डैश। जिस संगठन का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक प्रमुख होता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं वो हेड होते हैं कौन से डिपार्टमेंट के, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के? तो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो अभी प्रेजेंट में जो के संजय मूर्ति हैं वो न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, सीएजी हैं इंडिया के, और इनके पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और सीएजी का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 148 है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके ये हेड होते हैं, सीएजी जो हेड होते हैं वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। और जो भी सीएजी होते हैं उनका काम होता है पब्लिक पर्स को सेफगार्ड करना। और ये किस तरह से किया जाता है? तो सेंटर और स्टेट का जो भी सेंटर और स्टेट लेवल के जो भी फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं उसे देख रेख करने का काम होता है सीएजी का। और सीएजी एजेंट होता है पार्लियामेंट का, जो कि इंश्योर करता है कि जो पब्लिक का जो मनी है वो इफ़िशिएंटली और लीगली खर्च किया जा रहा है कि नहीं, यानी कि उसे सही ढंग से यूज किया जा रहा है कि नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करता है सीएजी। और सीएजी जो होता है इंडिया का, उसका जो भी काम उसके जो भी काम होते हैं वो कौन सा एक्ट के द्वारा डिफाइन किया जाता है, गवर्न किया जाता है? तो ये है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट्स 1971। उसके अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग सीएजी का काम को ये किया जाता है, मैनेज किया जाता है। और इसके अंडर में बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए, जो कि है 1976 का, 1984 का और 1987 का। अब सीएजी का ड्यूटीज एंड पावर्स क्या क्या होता है? तो इसका ड्यूटी होता है अकाउंट्स को ऑडिट करना, जो कि एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं इंडिया का, उसे क्या करना? ऑडिट करना। और स्टेट का भी जो फंड होता है उसे भी ऑडिट करने का काम होता है सीएजी का। तो कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या आते हैं? तो गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू होता है, लोन लिया जाता है, उसका जो और भी उसके अंदर जो भी इनकम आते हैं वो सारे कंसोलिडेटेड फंड में आते हैं। और सीएजी जो होता है वो सबमिट करता है इस रिपोर्ट को किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। ये प्रेसिडेंट जो होता है पार्लियामेंट के सामने लाते हैं और इसे फिर बाद में एग्जामिन किया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। और ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें 22 मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, जिसमें कि 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। टोटल 22 मेंबर्स होते हैं इसमें। उसके द्वारा क्या किया जाता है? एग्जामिन किया जाता है उस रिपोर्ट को। इसके बाद इसका सीएजी का अपॉइंटमेंट और टर्म क्या होता है? तो सीएजी का जो अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और इसका टर्म होता है 6 साल का या फिर 65 ईयर्स तक, जो भी पहले आएगा उसके अनुसार उसका टर्म माना जाएगा, ड्यूरेशन माना जाएगा, 6 साल या फिर 65 ईयर्स। सीएजी का जो रिमूवल होता है वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही किया जाता है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज का किया जाता है रिमूवल, उसी तरह से सेम प्रोसीड्योर अपनाया जाता है सीएजी को रिमूव करने के लिए। और इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी का नीड होता है। स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 मेंबर्स जो होंगे, जो भी पार्लियामेंट में प्रेजेंट होंगे मेंबर, जो भी पार्लियामेंट में नहीं, जो भी ये जो 2 हाउसेस है पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, उसके अंदर जो भी प्रेजेंट होंगे मेंबर, उसका 2/3 मेंबर का वोटिंग होना चाहिए, उसे ही माना जाता है स्पेशल मेजोरिटी। और इसी स्पेशल मेजोरिटी रिजोल्यूशन से सीएजी का रिमूवल होता है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। और उसे पार्लियामेंट में प्रूफ करना होगा दोनों हाउस में कि उन्होंने मिसबिहेवियर किया है और उनके अंदर इनकैपेसिटी है, तभी वो उनका रिमूवल हो पाएगा। और सीएजी है जो रिजाइन कर सकते किसी टाइम पे भी, प्रेसिडेंट को रिजाइग्नेशन लेटर देकर प्रेसिडेंट को किसी टाइम पे भी ये रिजाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है द उड़ान स्कीम हैज कंप्लीटेड 5 years सिंस इम्प्लीमेंटेशन इन 2017। और सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और थर्ड ऑप्शन है द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया उड़ान योजना ने 2017 में लागू होने के बाद से 5 साल पूरे कर लिए हैं। सेकेंड ऑप्शन है यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रमुख योजना है। और तीसरा ऑप्शन है भारतीय विमानपत्तन अधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली स्टेटमेंट 1 and 3 राइट हैं। यानी कि इसका 2017 से लागू होने के बाद इसके 5 साल पूरे हो गए हैं, ये सही है। और थर्ड ऑप्शन जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस स्कीम का, वो सही है। तो अब हम लोग उड़ान स्कीम के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। इसे लॉन्च किया गया 21 अक्टूबर 2016 में और उस टाइम से अभी 8 साल हो गए हैं। और ये दिल्ली से लॉन्च किया गया। स्टार्ट किया गया इसे 27 अप्रैल 2017 में। और इसके की पीपल हैं ज्योतिराव फुले सिंधिया। और मिनिस्ट्री है इसके मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये इसके मिनिस्टर हैं। हम लोग उड़ान स्कीम के अलग अलग जो टाइम लाइन है उसमें क्या क्या किया गया काम वो देखेंगे। तो उड़ान 1.0 में 0 कब लाया गया? 2017 में लाया गया। इसमें 128 फ्लाइट्स रूट और 70 एयरपोर्ट्स को काम में लाए गए। उड़ान 2.0 में 2018 में लाया गया। इसमें 73 अनरिजर्व्ड और अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स को अनाउंस किया गया। उसके बाद उड़ान 3.0 2019 में लाया गया। इसमें इंट्रोड्यूस किया गया टूरिज्म रूट्स को और इसमें सी प्लेन्स को भी इंक्लूड किया गया। इसके बाद उड़ान 4.0 2020 में लाया गया। इसमें फोकस किया गया एनईआर पे, हिली स्टेट्स पे। एनईआर यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे फोकस किया गया और हिली स्टेट्स पे, आइलैंड्स पे फोकस किया गया। और इसमें हेलीकॉप्टर सी प्लेन्स ऑपरेशंस को ऐड किया गया। उसके बाद है लास्ट उड़ान 5.0 सीरीज, ये 2023-24 में लाया गया। इसमें डिस्टेंस कैप्स को रिमूव किया गया और अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर किया गया। यानी जो अलग अलग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पैसे लगते थे उसे रिमूव किया गया और जितना ज़्यादा हो सके अफोर्डेबल बनाया जाए इस बात पे फोकस किया गया उड़ान 5.0 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच इंडियन मैराथन इवेंट्स इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया। किस भारतीय मैराथन आयोजन को एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मुंबई मैराथन को। तो जो मैराथन होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस फुट रेस होता है जिसमें कि डिस्टेंस 42.195 किलोमीटर कवर किए जाते हैं, यानी 26 माइल 385 यार्ड कवर किए जाते हैं डिस्टेंस। और ये जनरली रोड रेस होता है। अब इंडिया के जो 5 टॉप मैराथन्स हैं उसे देख लेते हैं। सबसे पहले है मुंबई मैराथन्स। तो टाटा मुंबई मैराथन्स ने जो IAF का, जिसे वर्ल्ड एथलेटिक्स बोला जाता है अब, उसके द्वारा उसका जो गोल्ड लेवल होता है उसे अचीव किया है। और ये जो एशिया के अंडर टॉप 10 लार्जेस्ट मैराथन्स आते हैं उसके लिस्ट में भी ये आता है। वर्ल्ड में टॉप 10 में आता है और एशिया का ये लार्जेस्ट है, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट है दिल्ली हाफ मैराथन। इसने भी IAF का वर्ल्ड एथलेटिक्स का गोल्ड लेवल अचीव किया है। इसके बाद थर्ड है वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु। इसने भी वर्ल्ड एथलेटिक्स का गोल्ड लेवल अचीव किया है। और ये क्या होल्ड किया है इसने डिस्टिंक्शन? तो ये एक यंगेस्ट रेस अटेंड करने वाला ये क्या है, मैराथन है। इस चीज़ को इसने ये किया है, होल्ड किया है। इसने भी जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है उसका गोल्ड लेवल अचीव किया है। उसके बाद फोर्थ है कोलकाता 25 के। इसने वर्ल्ड एथलेटिक्स का एलाइट को अचीव किया है। और टाटा अल्ट्रा मैराथन ने इसने क्या किया है, वर्ल्ड एथलेटिक्स का IAU ब्रोंज को अचीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, साहिब बारात
इज सेलिब्रेटेड बाय विच रिलीजियस ग्रुप। सब ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मुस्लिम के द्वारा। तो अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो साहिब बारात जो होता है वो मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, पार्टिकुलरली कहाँ पे? साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में और मिडिल ईस्ट में। तो मुस्लिम के और भी कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं? तो ईद फितर जो कि रमदान का इंड होता है तब मनाया जाता है। ईद अल अधा जो सेक्रीफाइस का फेस्टिवल होता है। साब ए बारात ये फॉरगिवनेस का नाइट होता है, यानी यहाँ पे क्षमा मांगा जाता है यहाँ पे, और इसे मिड सावान भी बोला जाता है। और ये होता है नाइट ऑफ डिलीवरेंस, और पार्टिकुलरली ये मुस्लिम के द्वारा मनाया जाता है। इसमें नाइट में उनके द्वारा प्रेयर किया जाता है और क्षमा मांगा जाता है, फॉरगिवनेस के लिए फॉरगिवनेस को के लिए प्रेयर किए जाते हैं। उसके बाद है मिलाद अन नाबी जो कि प्रोफेट मोहम्मद का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन। और अब हम लोग इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स देख लेते हैं और दूसरे कम्युनिटी के। तो बुद्धिस्ट के हैं बुद्ध पूर्णिमा जिसे बैसाख भी बोलते हैं। जैन्स के हैं पार्यू साना और महावीरा जन्म और कल्याणका एंड महामस्तकाभिषेक, ये सारे फेस्टिवल जैन के इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद है पर्सियन के जिसे जोरोस्ट्रियन भी बोलते हैं, इसके खुर्दाल साल इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो वैसे तो फेस्टिवल्स बहुत सारे हैं ये सारे कम्युनिटी के, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वही मैंने सारे यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड IIPDF। भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन दिया गया है 1 में IIPDF वाज सेटअप इन 2017। सेकेंड है द फंड्स फॉर IIPDF आर प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड है द स्कीम इज नोटिफाइड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। यानी कि IIPDF की स्थापना 2017 में हुई थी। IIPDF के लिए निधियां जो होती है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। और तीसरा है यह योजना आर्थिक मामलों के विभाग के तहत अधिसूचित है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है पूछा जा रहा है। तो ओनली 1 जो है वो इनकरेक्ट है, यानी इसे 2017 में इस्टेब्लिश जो किया गया है वो बोला जा रहा है, ये रॉन्ग है। अब हम लोग IIPDF के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड IIPDF ये जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है। इसने नोटिफाई किया इस प्रोजेक्ट के बारे में। और ये स्कीम जो है किस लिए लाया गया? तो इसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है किन लोगों को? तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के द्वारा। यानी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों के द्वारा मिलकर जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जो डेवलपमेंट किया जाएगा, उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। इसे सेटअप किया गया, इस स्कीम को सेटअप किया गया 2007 में, और 2022 में इस स्कीम को रीस्ट्रक्चर किया गया। फिर से इसमें कुछ नए चीज़ों को ये इंक्लूड किया गया। और ये जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी टोटल जो खर्चे होते हैं वो सेंटर के द्वारा किए जाते हैं। और इसमें टोटल आउटले 150 करोड़ का प्रोवाइड किया गया, जो कि 3 ईयर्स के लिए किया गया, 2021 से लेकर 2022-23 से लेकर 2024-25 तक। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो पब्लिक प्राइवेट जो डेवलपमेंट होगा, एक्टिविटीज होगा, प्रोजेक्ट होगा, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज वेरी शॉर्ट डेट इज 10⁻³ नैनोमीटर वेवलेंथ्स प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, लाइटिंग एंड लेस ड्रामेटिक एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। किस प्रकार के विकिरण में बहुत कम डेट इज लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य होता है, जो परमाणु विस्फोट, बिजली और रेडियोधर्मी क्षय की कम उत्तेजक गतिविधि द्वारा उत्पन्न होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गामा रेज। तो गामा रेज का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है और इसका वैल्यू 10⁻³ नैनोमीटर के अराउंड होता है लगभग। हम लोग जितने भी
स्पेक्ट्रम के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो भी रेडिएशंस आते हैं उसको देखेंगे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। तो यहाँ पे दिया गया है, इस टेबल में दिया गया है इसका वेवलेंथ का वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, और इस टेबल में इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो रेडिएशंस हैं वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इस टेबल में, तो सबसे पहले क्या है, रेडियो वेव्स, इसका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे लॉन्ग होता है, और वेवलेंथ अगर लॉन्ग होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल से चलता है एनर्जी, तो फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो एनर्जी भी इसकी कम होगी। तो सबसे पहले रेडियो वेव्स है, इसका वेवलेंथ मैक्सिमम, तो नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीज करता जाएगा, और फ्रीक्वेंसी इसका सबसे कम है, तो जब नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता जाएगा और एनर्जी भी इंक्रीज करता जाएगा। सबसे पहले रेडियो वेव्स है, इसका वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगा, तो माइक्रोवेव का इससे कम वेवलेंथ, फिर इंफ्रारेड का इससे भी कम, और विजुअल लाइट का इससे कम, अल्ट्रावायलेट का उससे भी कम, और एक्सरेज का और कम वेवलेंथ होगा, और सबसे कम होगा गामा रेज का। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की होती है, तो रेडियो वेव से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, माइक्रोवेव्स की, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजुअल लाइट, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद एक्सरेज, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, गामा रेज का। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, इसका गामा रेज का फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होता है और वेवलेंथ सबसे कम होता है। इसी तरह से एनर्जी का भी होगा कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, और इस तरह से गामा रेज का जो एनर्जी होगा सबसे हाई होगा। अब यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं इस टेबल में, तो रेडियो वेव्स जो है उसका वेवलेंथ कितना है, यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो मीटर में दिया गया है, तो 10⁻³ मीटर है वेवलेंथ इसका रेडियो वेव का, और फ्रीक्वेंसी 10⁴ हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है तो हर्ट्ज में होगा। उसके बाद माइक्रोवेव, यहाँ पे 10⁻² मीटर और फ्रीक्वेंसी 10⁸ हर्ट्ज। उसके बाद है इंफ्रारेड, इसमें इसका वेवलेंथ है 10⁻⁵ मीटर और फ्रीक्वेंसी है 10⁻12 हर्ट्ज। और इसके बाद है विजुअल लाइट, इसमें इसका वेवलेंथ है 0.5 × 10⁻⁶ मीटर और फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज। उसके बाद है अल्ट्रा वायलेट, इसे 10⁻8 मीटर और फ्रीक्वेंसी है 10⁻16 हर्ट्ज। और एक्सरे का है 10⁻10 मीटर और फ्रीक्वेंसी है 10⁻18 हर्ट्ज। और गामा रेज का है वेवलेंथ 10⁻12 मीटर और फ्रीक्वेंसी है 10⁻20 हर्ट्ज। तो गामा रेज का यहाँ पे कितना दिया गया है, 10⁻12 मीटर दिया गया है, और 1 मीटर इक्वल टू होता है 10⁹ नैनोमीटर। तो अगर 10⁻12 को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻12 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁹ से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10⁻³ नैनोमीटर। तो यहाँ क्वेश्चन में इसी के बारे में पूछा गया था कि 10⁻³ नैनोमीटर के आसपास किसका वैल्यू होता है वेवलेंथ का, तो ये हो जाता गामा रेज का। तो आप वैल्यू के हिंट से भी या फिर सबसे शॉर्टेस्ट किसका होता है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी किसका ज़्यादा या कम होता है उस टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं किसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज मोस्टली कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ज़्यादातर अधिक जनसंख्या के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, लैंड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अंडर प्रेशर। तो जैसे अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे यूज करना शुरू कर देंगे, और ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो सारा अंडर प्रेशर चला जाएगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया एसएससी सीजीएल 2024 के 11 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का जीके जिसका क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।